सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं हमारे आरएस प्री में जो एक छोटा सा नया टॉपिक जुड़ा है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं सतत विकास या संधारणीय विकास कह देते हैं। तो टॉपिक क्या है पहले उसकी बात करते हैं, फिर टॉपिक के जो डीप एस्पेक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो टॉपिक हमारा जो छोटा सा इसी बार जुड़ा है, वैसे ये जो टॉपिक है कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट या ऐसे कह सकते हैं पर्यावरण वाले भाग से भी जुड़ा हुआ है। तो बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एवं संधारणीय विकास। सतत विकास कह दो, संधारणीय विकास कह दो, वहनीय विकास कह दो या पोषणीय विकास कह दो, सतत विकास एक ही बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंग्लिश में केवल एक ही टर्म रहेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय विकास, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बात करते हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले देखेंगे, दो पार्ट में बांटकर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। पहले में हम जो सतत विकास प्राकृतिक संसाधनों का जो संरक्षण है वो क्या क्या हो सकता है, किस किस प्रकार से कर सकते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि संधारणीय विकास क्या है, क्या क्या अलग अलग इसकी परिभाषाएं हैं, किस तरह से संधारणीय विकास या सतत विकास पर वैश्विक प्रयास या कुछ ऐसे वैश्विक सम्मेलन हुए हैं। तो सबसे पहले अपन जो पहला पार्ट है प्राकृतिक संसाधन, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं संसाधन या रिसोर्सेज होते क्या हैं। संसाधन या रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो जब मैं संसाधन या रिसोर्सेज की बात करूं तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये पेन मेरे लिए रिसोर्स है, क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए उपयोगी है। ये जो कपड़े पहने हुए ये मेरे लिए संसाधन है। और भी हम जैसे बात करते हैं, आपके सिलेबस में भी कई ऐसे टॉपिक दे रखे होते हैं, राजस्थान का पशु संसाधन, राजस्थान के खनिज संसाधन। तो चाहे पशु हो, चाहे खनिज हो, चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, ऐसे जो भी वस्तुएं या ऐसे जो भी पदार्थ या ऐसे जो भी जीव जो हमारे लिए उपयोगी हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, संसाधन। और अगर ये संसाधन हमें प्रकृति से मिल रहे हैं, नेचर से मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो संसाधन परिभाषा पहले सुनना, फिर अपन इसको नोट कर लेंगे कि ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हों या जिनकी सहायता से हम किसी उपयोगी पदार्थ का निर्माण कर सकें या उन पदार्थों को हम किसी अन्य उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित कर सकें, संसाधन या रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो ये तो हुए संसाधन या रिसोर्सेज। अब अगर ये हमें प्रकृति से मिल रहे हैं तो क्या कह देंगे, प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज। परिभाषा लिखते हैं इसकी। तो परिभाषा में हम नोट कर सकते हैं यहाँ पर संसाधन क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ, वस्तुएं या जीव, ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए उपयोगी हों हमारे लिए उपयोगी हों
या जिन्हें किसी उपयोगी पदार्थ के निर्माण में प्रयुक्त किया जाए। संसाधन या रिसोर्सेज कहलाते हैं। संसाधन या रिसोर्सेज कहलाते हैं। यदि ये संसाधन प्रकृति से प्राप्त हो तो इन्हें प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज, तो इन्हें प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं ये प्राकृतिक संसाधन फिर दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले प्राकृतिक संसाधन है क्या, उनको हम समझ लेते हैं, फिर उनके संरक्षण की भी बात करेंगे। अब जब प्राकृतिक संसाधनों की हम बात करते हैं तो दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर कोई प्राकृतिक संसाधन हमें किसी जीव से प्राप्त हो रहा है, ऑर्गेनिज्म से, पौधों से, जंतुओं से, तो ऐसे पदार्थ या ऐसे संसाधन जैविक संसाधन या बायोटिक रिसोर्सेज कहलाएंगे। और अगर कोई संसाधन हमें निर्जीव वस्तुओं से या अजैविक पदार्थों से प्राप्त हो रहा है तो उसे हम एबायोटिक रिसोर्सेज या अजैविक संसाधन कहते हैं। जैविक संसाधन अलग, अजैविक संसाधन अलग। अगर जीवों यानी सजीवों से प्राप्त हो रहे हैं, या अब सजीव भी जरूरी नहीं है कि जीवित ही हो, अगर मृत सजीव से भी हमें कुछ मिल रहा है, मृत जीव जो था, ठीक है, मृत जीव के भी किसी भाग से हमारे लिए कोई उपयोगी संसाधन बन रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं चमड़ा हमारे लिए बहुत उपयोगी है, चाहे तो कपड़े बनाने, या हम बात करें जैसे ऊनी कपड़े या जैकेट वगैरह बनाने में, बेल्ट, या अगर हम बात करें पर्स, वॉलेट वगैरह बनाने में उपयोगी है। तो ये चमड़ा हमें किसी मृत जंतु की खाल से मिला है, तो भले ही मृत जीव है लेकिन वह भी क्या कहलाएगा, जैविक संसाधन ही कहलाएगा। बाकी और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे दूध, दही, या हम बात करें फल, फूल, अंडा, ये सभी क्या है, जैविक संसाधन है, बायोटिक रिसोर्सेज है। और अगर यही बात करें एबायोटिक की, जैसे खनिज, लवण, या हम बात करें जल, वायु, चट्टाने, ठीक है, ये सभी किसमें आएंगे, अजैविक संसाधनों में आते हैं। तो जैविक और अजैविक संसाधन लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन या जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के, जीवों से उत्पत्ति जैविक, जीवों के अलावा किसी निर्जीव वस्तु से उत्पत्ति अजैविक संसाधन कहलाते हैं। तो लिखते हैं इसमें कि नेक्स्ट यहां पर ऐड कर सकते हैं कि संसाधन या संसाधनों की उत्पत्ति के आधार पर, संसाधनों की उत्पत्ति, ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर ये दो प्रकार के आधार पर ये दो प्रकार के
एक तो जैविक संसाधन, बायोटिक रिसोर्सेज, और दूसरा अजैविक संसाधन, एबायोटिक रिसोर्सेज। जो अब हमने इनकी बात की, लिख लेते हैं कि जैविक और अजैविक संसाधन किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के जैविक संसाधन लिख सकते हैं इसमें कि ऐसे संसाधन जो हमें जीवित या मृत जीवों से प्राप्त होते हैं। जैविक संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल में नोट कर सकते हैं फल, फूल, दूध, मांस, चमड़ा, अंडे, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ आदि। अब यहाँ जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, एक तो ये कोयला और एक पेट्रोलियम पदार्थ। कईयों को लगता है सर ये जैविक संसाधन कैसे हुआ? तो सुनो, इनका निर्माण भूगर्भ में कई हजार लाखों सालों में जब भूगर्भीय हलचलें होती है तो उस समय जो जंतु या पेड़ पौधे हुए, जब वो पृथ्वी की गहराई में दब जाते हैं तो पृथ्वी के अंदर उच्च ताप और उच्च दाब पर उनका अपघटन हो जाता है और ऐसे जीव धीरे धीरे इनमें कोयले और पेट्रोलियम पदार्थों में बदलने लगते हैं। तो ये तो हमने देखा जैविक संसाधन, इनके उदाहरण देखे। अजैविक संसाधन लिख सकते हैं कि निर्जीव वस्तुओं या पदार्थों से प्राप्त संसाधन अजैविक संसाधन कहलाते हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज अजैविक संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं इनका भी।
जैसे खनिज धातुएं, जल, वायु, और भी बात कर सकते हैं इसमें चट्टानें, आदि। तो ये अजैविक पदार्थ में आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर इनमें पेट्रोलियम पदार्थ और बाकी जैसे मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था, पशु, ठीक है, वन, पेड़ पौधे आदि। तो ये जैविक और अजैविक संसाधनों की हमने बात की कि किस तरह से जैविक और अजैविक संसाधन अलग अलग क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया। तो ये तो हमने अभी बात की कि संसाधन होते क्या हैं, हमारे लिए उपयोगी हो या जिनकी सहायता से हम किसी उपयोगी पदार्थ का निर्माण कर लें, ठीक है। या फिर क्या हो जाएगा कि अल्टीमेटली हमें कोई भी किसी भी कार्य में सहायक उपयोगी होने चाहिए, यूजफुल। अब उनको हमने फिर कहा कि जो प्रकृति से मिलते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाए, और बाकी इनके वर्गीकरण की बात की जैविक और अजैविक संसाधन। अब इनके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो संसाधन होते प्राकृतिक संसाधन, एक बार उपभोग में लाए जाने के बाद दोबारा क्या उपभोग में लाए जा सकते हैं, क्या लंबे समय तक हम इनका उपभोग कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनका या ऐसे संसाधन जिनको हम लंबे समय तक बिना किसी चिंता के उपभोग में ला सकते हैं कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन। और ऐसे संसाधन जिनका अनियमित या अतिदोहन किया जाए तो हो सकता है भविष्य में या कुछ समय बाद वे संसाधन हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे संसाधनों की हम बात करते हैं, यानी वर्गीकरण कर रहे हैं अब हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन जिनका हम लंबे समय तक उपभोग कर सकते हैं, और अगर एक बार उपभोग में लेने के बाद ये नहीं है कि ये नष्ट हो जाएंगे हमेशा के लिए, नहीं, बार बार प्रकृति में इनका निर्माण होता रहता है। हाँ, जो अनवीकरणीय हैं उनके निर्माण की दर बहुत धीमी, या उनका निर्माण एक बार यूज में लेने के बाद दोबारा नहीं किया जा सकता या दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते, अनवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं, अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो बात करते हैं इनमें कि एक बार उपभोग में लाए जाने के, यानी वर्गीकरण देख रहे हैं, एक बार प्रयोग या उपभोग में प्रयोग में लाए जाने के बाद पुनः उपभोग में पुनः उपभोग में लाए जाने या उपभोग पुनः न किए जाने के आधार पर या पुनः न किए जाने की क्षमता के आधार पर जैविक संसाधन, या लिख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के,
और दो प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे देखें। एक तो हम देखते हैं नवीकरणीय रिन्यूएबल, नवीकरणीय संसाधन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या दोनों में डिफरेंस है नोट कर लेते हैं कि नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका उपभोग कंजम्पशन, जिनका उपभोग लंबे समय तक बार बार किया जा सकता है। बार बार किया जा सकता है तथा ये कभी समाप्त न होने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। अनवीकरणीय में जब हम बात करते हैं तो लिख सकते हैं इनका उपभोग करते रहने से कुछ समय बाद ये संसाधन समाप्त होने लगते हैं। अतः इनका संरक्षण आवश्यक। इनका संरक्षण आवश्यक होता है। अब नवीकरणीय अनवीकरणीय फिर अलग अलग प्रकार के, जैसे नवीकरणीय में अगर हम बात करें, निरपेक्ष नवीकरणीय और सापेक्ष नवीकरणीय दो प्रकार के संसाधन हो जाते हैं।
तो उनमें भी यानी नवीकरणीय में भी देखो क्या होता है कि कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनकी अगर मैं बात करूं, ये क्या है, निरपेक्ष नवीकरणीय। निरपेक्ष नवीकरणीय बोले तो हमें किसी भी प्रकार का प्रयास एफर्ट करने की जरूरत नहीं है मनुष्यों की। ये ऐसे संसाधन हैं जो लंबे समय तक, यानी जब तक पृथ्वी या पृथ्वी पर मनुष्य हैं तब तक ये लगातार हमारे लिए संसाधन के रूप में उपलब्ध रहेंगे। जैसे बात करता हूँ सौर ऊर्जा, यानी सूर्य। भाई सूर्य हमारे लिए, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा और अंतिम प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य के बाद मैं बात करूँ पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, समुद्री तरंग ऊर्जा, ये सभी ऐसे रिसोर्सेज हैं। भाई ऊर्जा है तो ऊर्जा तो हमारे लिए संसाधन है, तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो लंबे समय तक हमें हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और इनके हमें किसी भी प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन कुछ हम ऐसे संसाधन देखते हैं वो जैसे होते तो क्या है, नवीकरणीय होते हैं, लेकिन जब हम इनका अतिदोहन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, जैसे वन। अब वन वैसे तो नवीकरणीय है, नए वन लगातार बनते रहते हैं, पुराने वन नष्ट होते हैं तो क्या हुआ। लेकिन मानवीय गतिविधियां या मानवीय क्रियाओं के कारण ये ऐसे रिसोर्सेज हैं कि इनका बहुत ज़्यादा अगर दोहन किया गया तो हो सकता है ये अपने नवीकरणीय की होने की क्षमता को खो दे। यानी ऐसे नवीकरणीय पदार्थ या ऐसे नवीकरणीय संसाधन जो सामान्यतः नवीकरणीय होते, लेकिन मनुष्य के अतिदोहन या ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से ऐसे जो, अगर हम बात करें, ये संसाधन है धीरे धीरे नवीकरणीय या पुनः निर्माण की क्षमता को क्या कर देते, खो देते। तो नवीकरणीय फिर दो प्रकार के होंगे, सापेक्ष नवीकरणीय, निरपेक्ष नवीकरणीय। निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट, मनुष्य कुछ नहीं करेगा तो भी वो लंबे समय तक रहेंगे, और सापेक्ष जो है उनको हमें बचाने के लिए या उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बात करते हैं इसके बारे में। ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय का जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण इसको हम एक फ्लो चार्ट के रूप में देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, जहां एक ये फ्लो चार्ट बनाएंगे हम। तो और इसमें सारे उदाहरण वगैरह भी आ जाएंगे, संसाधन, रिसोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज और जो अभी हमने दो वर्गीकरण किया था, एक नवीकरणीय रिन्यूएबल होता क्या, इसकी परिभाषा हमने जान ली है, नवीकरणीय या रिन्यूएबल। नवीकरणीय या रिन्यूएबल, और दूसरी तरफ अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल। देखें इसमें संसाधन या रिसोर्सेज में, अब जो मैंने बताया ना सापेक्ष और निरपेक्ष, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण कर रहा हूं। नवीकरणीय हम देखेंगे पहले, निरपेक्ष नवीकरणीय, एब्सोल्यूट निरपेक्ष नवीकरणीय। निरपेक्ष नवीकरणीय में एक बात लिख लेते हैं कि नवीकरण की क्षमता असीमित, एक लाइन में लिख सकते हैं, नवीकरण या रिन्यूएबल कैपेसिटी, नवीकरण क्षमता असीमित,
और इसके एग्जाम्पल देख के ही आपको पता चल जाएगा। जैसे हम बात करें सूर्य, ये हमारे लिए सौर ऊर्जा उपलब्ध कराता है, निरपेक्ष नवीकरणीय। अगर हम कुछ एफर्ट्स नहीं करेंगे तो भी सूर्य लंबे समय तक हमें ये ऊर्जा या हमें पृथ्वी पर एनर्जी पहुंचाता रहेगा। सूर्य समुद्री तरंग ऊर्जा से ज्वार भाटा वगैरह उठता है तो उन लहरों में जो गति होती है, लहरों की गति का उपयोग करके डायनेमो चलाया जाता है और वो डायनेमो से विद्युत उत्पादन होता है। तो समुद्री तरंग ऊर्जा वो भी हमारे लिए क्या है, एक उपयोगी ऊर्जा प्रदान करने का माध्यम है, और जो हमारे लिए उपयोगी वो संसाधन है। समुद्री तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा की बात करें, जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी के अंदर भूतापीय ऊर्जा, तो पृथ्वी के अंदर कई जगह पर लावा का जमाव है और वो लावे से निकलती हुई जो गर्म वाष्प है, गर्म वायु है, उससे भी डायनेमो चला सकते हैं। नेक्स्ट, और इसमें हम बात कर सकते हैं पवन ऊर्जा। देखो ये परंपरागत गैर परंपरागत नहीं है, ठीक है। परंपरागत और गैर परंपरागत क्लासिफिकेशन अलग होता है। परंपरागत यानी जिसमें हम पुरानी विधियों से किसी ऊर्जा का या किसी भी संसाधन का उत्पादन करते हैं, पुरानी विधियों से, बिना कोई विशेष तकनीक की सहायता से। लेकिन जब मैं बात करूं आपसे सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा यूँ तो क्या है, नवीकरणीय, लेकिन ये ऊर्जा का गैर परंपरागत यानी अभी रिसेंट में ही डेवलपमेंट हुआ है और ये विशेष तकनीकी पर आधारित होता है। तो कभी भी दोनों से कंफ्यूज मत होना, नवीकरणीय अलग है, अनवीकरणीय अलग है, और परंपरागत और गैर परंपरागत वो दोनों भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमने ये बात की। दूसरी तरफ बात करते हैं, ये निरपेक्ष नवीकरणीय के बाद सापेक्ष नवीकरणीय। सापेक्ष नवीकरणीय बोले तो, सापेक्ष नवीकरणीय बोले तो कि वैसे तो ये नवीकरणीय है, लेकिन इनकी नवीकरण की क्षमता क्या होती है, सीमित होती है। यानी एक सीमा से अधिक अगर इनका अतिदोहन किया गया तो ये अपने पुनः निर्माण या रिन्यू होने की क्षमता को खो देते हैं। देखें, इसमें एक लाइन में लिख सकते हैं, नवीकरण क्षमता सीमित। नवीकरण क्षमता सीमित होती है। और इसके देखें उदाहरण, एग्जाम्पल, इसको फिर हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, चक्रीय, जटिल या चक्रीय अजैविक संसाधन। चक्रीय अजैविक संसाधन। दूसरे हो जाएंगे जैविक संसाधन, और तीसरे हो जाएंगे जटिल संसाधन। जटिल संसाधन। अब ये ऐसे संसाधन हैं जिनका मैनेजमेंट करना हमारे लिए जरूरी या प्राथमिक कार्य होता है। चक्रीय अजैविक संसाधन, इसमें हम बात कर सकते हैं जैव भू रासायनिक चक्रों की, बायो जियो केमिकल साइकिल,
जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, फॉस्फोरस चक्र, सल्फर चक्र, ऑक्सीजन चक्र। तो ये सभी जो चक्रीय रूप में क्या होता है, पोषक पदार्थों का पर्यावरण, एनवायरनमेंट और मनुष्यों या अन्य जीवों के बीच आदान प्रदान होता है। क्या कहलाते, चक्रीय अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन में तो हम देखते हैं जंतु व पादप आ जाते हैं, जंतु व पौधे या पादप। और जटिल संसाधनों में हम देखते हैं जैसे मृदा, वन, जल, नम भूमि, आर्द्र भूमि, ये जल है, ठीक है। वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि, आदि। तो निरपेक्ष नवीकरणीय यानी जिसमें मनुष्य है तो नवीकरणीय और मनुष्य कुछ एफर्ट्स नहीं देगा तो भी ये लंबे समय तक हमारे लिए यूजफुल रहेंगे और बार बार इनका पुनःचक्रण होता रहता है। जब मैं बात करूं नवीकरणीय क्षमता जो सीमित होती है, ये सापेक्ष नवीकरणीय, यानी ये इस अगर ऐसे संसाधनों की बात करें होते तो नवीकरणीय है, लेकिन नवीकरण की इनकी जो क्षमता होती है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि हम इनका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। अगर हम अंधाधुंध तरीके से वन काटते हैं, जंगल काटते हैं, तो उनके पुनः नवीकरण की क्षमता कम हो जाती है। अंधाधुंध रूप से रासायनिक खाद उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे हम अवैज्ञानिक तरीके से कृषि कर रहे हैं, तो उससे मृदा जो है उसकी उत्पादकता कम होती जाती है। तो ये नवीकरणीय की क्षमता धीरे धीरे खो देते हैं। मृदा, वन, जल, नम भूमि, आर्द्र भूमि। अब देखो यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि देखो जब हम बात करते हैं जैव विविधता की तो ये वाला पार्ट जैव विविधता में कंप्लीट हो चुका होता है। ये वाला पार्ट ये हम जैव विविधता में पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। पर्यावरण वगैरह में हम इनकी बात कि किस तरह से पर्यावरण प्रदूषण होता है, अलग अलग जैव भू रासायनिक चक्र कौन से होते हैं उनकी बात कर चुके होते हैं। बेसिकली अभी हम मृदा, वन, जल, नम भूमि, आर्द्र भूमि इनका संरक्षण किस तरह से करते हैं, किस तरह से, पहले तो ये बात करेंगे ये किस तरह से अपने नवीकरण की क्षमता खो देते हैं, और फिर हम बात करेंगे हम इनका संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज क्या है। अनवीकरणीय की जब हम बात करते हैं तो अनवीकरणीय में हम देखते हैं खनिज, जैसे धात्विक या कार्बनिक खनिज हो गए, और दूसरा हम देखते हैं जैसे, हालांकि जीवाश्म ईंधन भी एक प्रकार का खनिज ही है, जीवाश्म ईंधन भी एक प्रकार का खनिज ही है, जिसमें हम देखते हैं कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम आते हैं। अनवीकरणीय यानी इसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे इनकी मात्रा में कमी आने लगती है, और एक समय ऐसा भी आता है कि जब ये रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है या कोयला, भूगर्भ में इनका निर्माण हजारों लाखों साल में होता है। ऐसी बात नहीं कि इनका निर्माण अभी हो नहीं रहा, हो रहा है, लेकिन इनके निर्माण की जो दर है वो बहुत कम है, और निर्माण की दर कम होने के कारण ही इनको हमने किस तरफ लिखा है, ये अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में लिखा है। फिर बाकी सबकी हमने बात की कि किस तरह से कौन कौन से ये संसाधन नवीकरणीय कौन से हैं और अनवीकरणीय कौन से हैं। फिर बता दूं, परंपरागत और गैर परंपरागत बिल्कुल अलग होते हैं, दोनों को एक साथ मिलाकर कंफ्यूज मत होना। तो अब ये तो हमने देखे संसाधन, अब बात करते हैं इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक तो ये अनवीकरणीय, इनके अगर चलो बात करते हैं कि किनके हमें संरक्षण की आवश्यकता है,
तो हमें संरक्षण की आवश्यकता किन किन के लिए है बात कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर जो जटिल संसाधन हैं सापेक्ष नवीकरणीय में, एक तो हमें इनका प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना है, या कह सकते हैं इनका संरक्षण करना है। ठीक है, एक तो जटिल संसाधन हो गए। जंतु और पादपों का संरक्षण जरूरी है, लेकिन वो हम जैव विविधता में उसकी बात कर चुके होते हैं, या जैव विविधता में हम उसको पढ़ लेते हैं। अजैविक जो संसाधन है ये हम प्रदूषण वगैरह के साथ इनकी हम बात करते हैं। इधर अगर हम बात करें तो हमें ये जीवाश्मी ईंधन जो है इनका, चाहे खनिज हो, इन दोनों का ही संरक्षण, क्योंकि ये क्या है, अनवीकरणीय, तो इनको भी संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो प्राकृतिक संसाधनों या इन संसाधनों का संरक्षण करने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य क्या हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो देखो, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हैं तो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन बने रहता है, पहली बात। दूसरी बात, इससे जैव विविधता में वृद्धि होती है। और तीसरी बात, जो इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट है, यानी सतत विकास, यानी सतत विकास संभव हो पाता है। लिखते हैं इसमें आगे कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन आवश्यक है, या प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, या ऐसे कह सकते हैं संरक्षण। तो लिखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दक्षतापूर्ण उपयोग, ताकि मनुष्य इनका उपयोग लंबे समय तक कर सके, मनुष्य इनका उपभोग लंबे समय तक कर सके, लंबे समय तक कर सके। इसे ही प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कहते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। संरक्षण कहते हैं। इनका संरक्षण करने से भाई, इनका संरक्षण करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं उनकी बात करें तो इनका संरक्षण करने से पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय संतुलन बना रहता है। इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल बैलेंस, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय संतुलन बना रहता है, मेंटेन रहता है, बना रहता है। नेक्स्ट, जैव विविधता, जैव विविधता में वृद्धि और
सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास संभव। तो ये तो हमने देखा कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, उनका वर्गीकरण क्या है, नवीकरणीय कौन से होते हैं, अनवीकरणीय कौन से होते हैं, नवीकरणीय में भी सापेक्ष और निरपेक्ष नवीकरणीय कौन कौन से हैं, और फिर हमने बात की कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इससे हमें क्या फ़ायदा है। अब जो हमने बात की थी ना नवीकरणीय क्षमता के आधार पर अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक संसाधन, अब उनमें आगे और ये बात करते हैं कि एक एक करके जैसे खनिज संसाधन है उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, मृदा संसाधन का, जल संसाधन का, या हम नम भूमि संसाधनों की बात करें या घास भूमियों की हम बात करें, इन संसाधनों का संरक्षण किन विधियों से किया जा सकता है, वन संसाधनों का संरक्षण किस तरह से किया जा सकता है, एक एक करके इनकी बात करेंगे। तो ये तो आज अगर हम बात करें वापस जल्दी से एक बार की क्या क्या हमने पढ़ा है, तो प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं, परिभाषा हमने देखी, वर्गीकरण हमने देखा, फिर नवीकरणीय अनवीकरणीय क्या होते, क्षमता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया, और फिर हमने देखा कि ये संरक्षण किया जाना क्यों आवश्यक है, इससे क्या फ़ायदा है। तो इसके बाद और आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम एक एक संसाधनों के संरक्षण को अलग अलग या ऐसे कह सकते हैं इंडिविजुअल क्या क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है उसकी बात करेंगे। तो बाकी बात है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।